नमस्कार। मैं आज आई हूँ सुमावली क्षेत्र में, जो कि उपचुनाव जो कि मध्य प्रदेश में हो रहे हैं 28 सीटों में, उनमें से एक सीट है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर अजब सिंह कुशवाहा जी का नाम घोषित किया है और ये एक बहुत ही बड़े सर्वे के बाद में जनता के मन को ध्यान में रखते हुए इनका नाम आगे आया है। अजब सिंह जी कुशवाहा जी, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्वालियर खबर पर। जी, तो सर सबसे पहले मेरे आपको बधाई देना चाहूँगी कि कांग्रेस ने आपको इस लायक समझा कि जनता की सेवा आप कर सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। मैं इस बधाई को क्या स्वीकार करूँगा, ये बधाई तो आपको माननीय कमलनाथ जी को देना चाहिए। जो कमलनाथ जी ने इस बार किसी नेता का दम पे नेता को टिकट नहीं मिला है, आदरणीय टिकट माननीय कमलनाथ जी ने उनको दिया है जो जनता ने पुकारा है कि भाई यहाँ से जीत सकता है। इसलिए बधाई के पात्र माननीय कमलनाथ जी हैं। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने अगर मुझे बधाई दी है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और माननीय कमलनाथ जी को भी धन्यवाद देता हूँ, हाईकमान को अपनी को, कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ सुमावली की जनता के बीच में अपना आशीर्वाद देकर भेजा है। तो मैं उनके आशीर्वाद को बिल्कुल कायम रखूँगा और विश्वास दिलाता हूँ मैं उनको, माननीय अपने हाईकमान को, कि कई हज़ारों से यहाँ से जीत कर उनकी झोली में यहाँ सुमावली विधानसभा की सीट को दूंगा। सर आज आप सभी को जानकारी है कि 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है और हमारे भारत के लाल कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। लेकिन अब इस नारे को एक पर्टिकुलर पार्टी अपना नारा बताती है ना। तो और अभी किसान जबकि सड़क पे आ चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई करने कोई नहीं आ रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मात्र इतना ही कहना है कि जो बीजेपी का सरकार है, केंद्र में हो या वो प्रदेश में भी है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं उस बीजेपी की सरकार को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को अपना सीएम चुना था। लेकिन बीजेपी के जो फितरत है ऐसी, वहाँ उन्होंने खरीद खरोच करके और माननीय कमलनाथ जी की जो अच्छी भली सरकार चल रही थी, जो किसान हित की योजनाएं थी, जनता के हित की योजनाएं थी, जैसा कि पहले बेटी के शादी के लिए अगर 25,000 बीजेपी ने किया था, माननीय कमलनाथ जी के जैसे ही सीएम बनते ही उन्होंने उसको 51,000 किया। वृद्ध पेंशन थी जो 300 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 600 रुपये की थी। तो माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार चल रही थी वो जनता के हित में थी, किसान के हित में थी और बीजेपी को कतई ही वो नहीं पच पाई वो बात। उन्होंने सोचा बीजेपी वालों ने कि अगर कमलनाथ जी कहीं 5 साल बैठे रहे तो हमारा कभी मध्य प्रदेश में नंबर नहीं आएगा। इसलिए बीजेपी, मैं तो पहले से भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी किसान हित की और गरीबों की पार्टी नहीं है, वो तो मात्र पूंजीपतियों की पार्टी है जो उनको मोटा फंड देते हैं और उन्हीं का वो मतलब पूरी 5 साल आप देख बीजेपी का जहाँ शासन चल रहा है, हम क्या जनता पूरी देख रही है कि उन्हीं पूंजीपतियों की वो इशारे पे काम करती है। अभी 25 तारीख को किसान रैली हुई थी जिसमें किसानों ने अपना रोष प्रकट किया था, तो उसमें बहुत सारे किसानों ने बोला कि 45 किलो का विधायक जो है वो 70 किलो का हो गया, लेकिन 45 किलो की जो यूरिया थी वो और कम होती जा रही है, वेट उसका कम होता जा रहा है, विधायक का वजन बढ़ रहा है और यूरिया का वेट कम हो रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है? मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ बीजेपी जैसा होता है इन समय पर पार्टियां, क्योंकि उपचुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर, तो अभी तो इतनी घोषणाएं कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो शिवराज सिंह इतनी झूठ बोल रहे हैं, इतनी फालतू की घोषणाएं कर रहे हैं कि जैसे कि अगर ये घोषणाएं कर रहे हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि बीजेपी अगर सरकार जनता का हित चाहती है तो जितनी भी घोषणाएं जो की हैं इन्होंने, उनको करके दिखाएं। हम मान जाएंगे कि बीजेपी किसान हित और जनता हित की राजनीति करती है, लेकिन पहले भी घोषणाएं हैं, मात्र घोषणाएं पत्थर गड़े हुए हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती वो मात्र अपनी पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है। वहाँ पूंजीपतियों को कहाँ फ़ायदा होना है वो काम बीजेपी का करने का मैंने उनका ये बन चुका है। सिंधिया जी जो कि पहले कांग्रेस परिवार के बहुत
अजीज़ हिस्सा माना जाता था उनको, और वो पार्टी छोड़ के चले गए ये कह के कि पार्टी में उन्हीं की सुनवाई नहीं होती है, इस वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और फिर जब जनता सड़कों पर आई तो वो जनता की सुनने के लिए नहीं गए, वो सड़कों पे खुद आने वाले थे, और जनता इस चीज़ से बहुत दुखी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैडम जी, सिंधिया जी की बात करें तो एक अजीब कहानी है उनके परिवार की अजीब कहानी ऐसे है कि पुराने इतिहास में जाएं तब भी उनके परिवार को गद्दार कहा जाता है। और ये ग्वालियर चंबल संभाग की जो मिट्टी है या पानी है जी। वो कभी गद्दार को माफ़ नहीं करने वाली तो है नहीं जी। जैसा कि उनका इल्ज़ाम जो माननीय कमलनाथ जी पे लगाया था उन्होंने, हमने भी टीवी और मीडिया पे बहुत देखा था कि साहब मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई नहीं हो रही थी, वो अपने दिल से सोच के बताया कि कमलनाथ जी ने 230 विधानसभा होती हैं उनमें उनको 80 टिकट उनके कहने पर दिए, और माननीय कमलनाथ जी ने भी 80 टिकट अपने सर्वे के आधार पर बेचे। वे 80 जो टिकट सिंधिया जी ने दिए थे उसमें मात्र उनकी औकात दिख गई कि सिर्फ 22 विधायक जीत के गए, और माननीय कमलनाथ जी ने जो टिकट दिए थे उसमें से 80 में से 70 विधायक जीत के गए। बाकी कुछ राजा साहब के, दिग्विजय सिंह जी के टिकट थे वो उनके विधायक बने। अब वो रूठे कि साहब मुझे सीएम बनाओ। भाई हम तो ये चाहते हैं कि 22 वाला कहाँ से बनेगा, 70 वाले विधायक को सीएम, और माननीय काफ़ी सीनियर भी थे हमारे लीडर, सुलझे हुए हैं, उन पर आज तक किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। तो जनता क्या चाहती है? स्वच्छ और साफ छवि का जो नेता होगा वही सीएम बनेगा, और हमारे सीएम साहब पहले से ही पूंजीपति है, उन्हें पैसे की कोई लालसा नहीं है। तो जिसको पैसे के लालच नहीं है वही जनता की सेवा सही कर सकता है। इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने जितने 15 महीने की सरकार, 12-13 महीने की जो सरकार रही उसमें जनता के हित की और किसान के हित का काम किया था, और वो बीजेपी वालों को अच्छा नहीं लगा था। और सिंधिया जी अगर इतने ही पावरफुल होते तो वो अपनी सीट को खुद को जीत के दिखाते। कई हजारों से वो चुनाव अपना खुद का हारा, लेकिन वो खानदान एक ऐसा है कि वो बगैर कुर्सी का जी नहीं सकता है, और इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया है, धोखा दिया है कांग्रेस को। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर किसी अच्छे इंसान को जिसने धोखा दिया है वो आज इस दुनिया में नहीं है। माननीय सिंधिया जी से मैं कह देना चाहता हूँ कि आज जो वो बीजेपी में गए हैं, मन का धन, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मन का धन होता है, वो आज ठीक है राज्यसभा सांसद बने हैं, लेकिन आने वाले समय में सिंधिया जी को यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की जनता बता देगी कि आप सांसद तो छोड़ो, विधायक तो छोड़ो, आप सरपंच भी नहीं बन सकते हैं। अगर वे सरपंच बन सकते हैं तो मुझसे चैलेंज कर ले, वो सरपंची में कहीं खड़े होकर दिखा दे। सांसद तो बहुत बड़ा है। अभी हम लोग जनता के बीच में ही जाते हैं, उनसे बातचीत करते, तो जनता बोलती है कि उन्होंने हमारा मत बेच दिया, हमारा मतदान बेच दिया है। और अभी आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सिंधिया जी के साथ में थोड़ा सा धक्का मुक्की कर दी। तो आपको क्या लगता है उनकी वो जो शान शौकत थी, जो रुतबा था, अब बना है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म। जनता के बीच में तो उनकी कोई औकात, 2 पैसे की औकात नहीं रही है कि मजदूर की जितनी इज्जत होती है उतनी सिंधिया जी की जनता के दिल में नहीं है। अगर वो अपने आप को भले ही समझते रहें कि साहब मैं राज्यसभा सांसद बन गया बीजेपी में, ऐसा वैसा, और बीजेपी पार्टी को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अब की जो आने वाले समय में इनको जनता यहाँ से चुनाव हराएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और एक बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के चुनाव हार गए तो उनकी औकात 2 पैसे की एक कार्यकर्ता के बराबर भी औकात नहीं रहेगी, और सिंधिया जी अपने घर में बैठना पड़ेगा उनको। यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग से तो जनता उनको चुनाव को अभी जीतने ही नहीं देगी। सर, अब आते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ के जिला अस्पताल में 35 डॉक्टर्स के बीच में 15 डॉक्टर्स जो हैं वो 60 साल से ऊपर के हैं, जो कि कोरोना में ड्यूटी नहीं करना चाहते, जबकि ये एक महामारी काल है। तो आपका इस बारे में क्या राय है? क्या आप कहना चाहेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं 60 साल के, क्या उनको रिटायरमेंट देना चाहिए और नए बच्चों की भर्ती करनी चाहिए? जो युवा हैं, जो अपनी डिग्रियां, डिप्लोमा लेकर के बैठे हुए हैं, उनके लिए आपके क्या भविष्य में क्या योजना, आप उनके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? वैसे तो अगर ऐसा है, आज आप विपत्ति में देश है अपना,
कोरोना की वजह से, तो ये निर्णय तुरंत सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि वो 60 साल का या तो ड्यूटी करे अपने हॉस्पिटल में, अगर ड्यूटी नहीं कर वो 60 साल के हैं, वो खुद ही हाई रिस्क पे हैं, तो वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो इनको रिटायरमेंट देना चाहिए तुरंत प्रभाव से, और नए डॉक्टर भर्ती करना चाहिए, नए लड़के उनको भर्ती करना चाहिए। जो हमारे आज कोरोना की वजह से महामारी फैल रही है, उसमें काम वो नए डॉक्टर करें। मेरी सोच तो यही है, मेरी क्या जनता की भी सोच यही है, मैं जनता की ओर से भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पहले क्वेश्चन उठा था, तो आज मैं जनसंपर्क में जा रहा हूँ अपनी जनता के बीच में, तो कई लोग ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो जनता का भी कहना यही है, जब वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे 60 साल के वाले, तो उनको हटाना चाहिए नौकरी से और नई भर्ती करना चाहिए डॉक्टरों की, जो जनता की सेवा कर सके सही तरीके से। ऐंदल सिंह कंसाना जी, जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं बीजेपी पार्टी से, जिनको टिकट मिला है, आपको क्या लगता है आपसे उनकी कितनी टक्कर रहेगी? मैं आज जनसंपर्क के माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण मेरा हो चुका है। मैं इतना ही कहूँगा उनके बारे में, ऐदल सिंह के बारे में, कि उन पर सबसे जो बिककर उन्होंने 35 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए जो लेकर कांग्रेस को धोखा दिया है और माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, तो पहले यहाँ जनता ने ही उनको चुना था, सुमावली की जनता ने, लेकिन आज जितने से वो जिता के यहाँ से जितने उनके वोट आए थे, 65-66 हज़ार वोट उनके जो आए थे, उतने से यहाँ की जनता सुमावली की उनको हरा के पहुँचाएगी। ये जनता की आवाज़ है, जो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने पूरे भ्रमण किया है। तो ऐदल सिंह का तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको खुद ही पता लगेगा, और पूरी प्रदेश को पता लगेगा, पूरी भारत को पता लगेगा कि ऐसे बिकने वालों के साथ में क्या होने जा रही है और जनता क्या निर्णय ले रही है। यहाँ के बारे में मैंने अभी एक जानकारी ली, तो पता चला कि यहाँ के हर बच्चे को बंदूक चाहिए, राइफल चाहिए, और जिसके लिए लाइसेंस के लिए बड़ी लाइन लगती है और शायद जल्दी भी मिल जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग की जिसने पानी पिया है, यहाँ का जो पानी है वो बड़ा ऐसा पानी है कि उसके अंदर खुददारी भर जाती है बिल्कुल, और जो खुददार होता है, राइफल लेके कौन सी खुददारी निभाई जाएगी? ऐसी निभाई जाएगी कि यहाँ पहले डकैत क्षेत्र भी था। अच्छा। और यहाँ से अक्सर चंबल से डकैत निकलते थे और बड़े बड़े डकैत बने थे। यहाँ के पानी में ही कुछ ऐसा है कि इनको बंदूक का शौक बहुत ज़्यादा है, और कहीं ये लड़ाई गद्दार को तो बिल्कुल माफ़ करने वाले हैं ही नहीं। लेकिन ये भी है, इससे थोड़ा सा हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग को थोड़ा बहुत घाटा भी होता है। कहीं हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो हम कोई किराए से, ये कमी भी है, लेकिन यहाँ के पानी में ही जो ऐसा चीज़ है कि यहाँ मतलब बिल्कुल किसी के चमचागिरी नहीं करना, खुद का वजूद बना के रखना, ये यहाँ के पानी की फितरत है। अच्छा, पानी से याद आया सर कि यहाँ के लोगों को हर घर में हैंडपम्प चाहिए। हैंडपम्प पानी की व्यवस्था यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों का कहना है, मांग है कि उनको हैंडपम्प चाहिए हर घर में। तो आपने इसके बारे में अभी तक के क्या कुछ बात की है अपनी पार्टी से या अपने लोगों से? इसमें मात्र हैंडपम्प वाली बात आ रही है, यहाँ की जनता का नहीं, यहाँ के जो बिक कर आए हैं उनको जो सरकार अभी बीजेपी के जो खरीद खरोच करके बैठ गई है। यहाँ 6 विधानसभा हैं मुरैना जिले के अंदर, और 5 यहाँ से बिके हुए हैं, एक बिका नहीं है सबलगढ़। ये कौन सा सरकार है? पानी तो सबको ही ज़रूरत है ना, उनका कहना है जनता का। तो एक सबलगढ़ विधानसभा है, वहाँ पे 2 हैंडपम्प, और यहाँ जो बाकी 5 में कहूँ मैं 400, कहूँ मैं 2000, कहूँ मैं 11। तामे ये ऐदल सिंह कंसाना जो सामने बीजेपी से मेरे सामने लड़ रहे हैं, उन्होंने तो अपनी विधानसभा में 1700 से लेकर 2000 हैंडपम्प लगा दिए, जबकि जनता समझ रही है उन्होंने लगाए नहीं, जनता ने नहीं लगवाए, वो ज़बरदस्ती लगा रहा है। लेकिन अपने जो 1600-1700 हैंडपम्प लगाए हैं उसमें से 1400 मात्र अपने समाज में लगाए हुए। और मैं तो ये कहूँगा कि जल योजना है और कई गांवों में वो चालू हो चुकी है, जनता को तो पानी की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो ज़बरदस्ती लगा रहा है। लेकिन आदमी भी फिर हैंडपम्प हैंडपम्प का मतलब होता है घर का उपयोग में। अब वही हैंडपम्प नहीं है, वो मैडम बोर हो रहे हैं, खेतन में बोर, जो खेत सिंचाई
के काम आता जी। है। वो हेडपम्प में मैं नहीं कहूँगा उनको, जी। वो सिंचाई के बोर लगवा रहे हैं और अपने वोटों को तो उन पर बिक के तो आए, पैसे के व्यापार है, और फिर मंत्री भी वो उसी विभाग के बने हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है हेडपम्पों से। और हेडपम्पों से उनने जैसे 10 घर है 2 में लगा दिए या 4 में लगा दिए, तो वो 6 घर उनके विरोध में है। जी। ये उनको सोचना चाहिए था कि मतलब कोई पैसा आपने लिया है और पीएचई के मंत्री है, ये तो सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। लेकिन उससे जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिवराज सरकार का कहना हमेशा से रहा है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब जनता ने आपको जनादेश दिया तो सभी लोगों ने देखा कि क्या हुआ, जिसकी वजह से ये राज्य उपचुनाव का खर्चा झेल रहा है। इस महामारी में जनता को जाना पड़ेगा वोट देने। तो अब आप ये बताइए कि शिवराज सरकार ने क्या इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता? बिल्कुल, ये साबित करके दिखा दिया। वैसे तो मैं ये कहूँगा, केंद्र में इनकी सरकार जो बैठी हुई है उनने ही झूठ बोलना, इतना झूठ बोलती है केंद्र में सरकार। जो मुखिया है इंडिया भारत के, वो तो झूठ बोलते ही बोलते थे, लेकिन शिवराज उनका कक्का निकला। कक्का मतलब वो उनसे भी ज़्यादा झूठ बोलने वाला निकला है। इसलिए बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कुछ भी कह सकती है और जनता अब बीजेपी को समझ चुकी है। ये थे हमारे साथ में सुमावली क्षेत्र से अजब सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि वो स्थानीय मुद्दों पे काम करेंगे और किसी भी तरीके से उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी और इनको टक्कर देने के लिए फ़िलहाल तो इस क्षेत्र में कोई नज़र नहीं आ रहा है।